जैसे कि आजकल के यूथ ज़्यादा मतलब गेमिंग की तरफ जा रहे हैं, यस। मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, इससे कितना इफ़ेक्ट हो रहा है उनके माइंड को? स्क्रीन को आप कितना टाइम देते हो वो आपके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का मेजर रीजन बन सकता है। जो हमारे बच्चे हैं वो सही सोर्स को एक्सप्लोर नहीं करते हैं। मोबाइल से दूर रखने के लिए आजकल के पेरेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहोगे आप? आप उनके साथ खेलें, उन्हें पार्क लेके जाएं जहाँ ज़्यादा उनका बच्चों के साथ इंटरेक्शन हो। एंड जो लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आजकल बच्चे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कम रहते हैं, तो वो जितना नाना नानी दादा दादी के बीच में पलेंगे, जितना रिश्तेदारों के बीच में पलेंगे, उनके अंदर रिलेशनशिप का जो इम्पोर्टेंस है वो उतना डेवलप होगा। और मैम डिप्रेशन को एक लाइन में डिस्क्राइब करना होगा तो? मेजर मूड स्विंग। तो काउंसलिंग या मेडिटेशन? मेडिटेशन। ऑनलाइन काउंसलिंग या फेस टू फेस काउंसलिंग? फेस टू फेस काउंसलिंग। इट कैन बी एनीथिंग, म्यूजिक, वर्कआउट, टाइम पास विद फैमिली। नमस्कार, मैं कविता खत्री। स्वागत है आपका हमारे प्रभात वार्ता पॉडकास्ट में। आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, जो कि एक काउंसलर हैं, तो आइए डायरेक्ट हम आपको उनसे मिलवाते हैं और जानते हैं उनकी काउंसलिंग लाइफ के एक्सपीरियंस को। तो सबसे पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है श्रेया रावत मैम का। थैंक यू सो मच। नमस्कार। जी, तो मैम अगर आपकी जर्नी की शुरुआत करें, तो सबसे पहले तो आप ये काउंसलिंग क्या है और इसकी हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में आप बताएं। ओके। पहली बात तो ये है कि मैं जो नोटिस करती हूँ वो ये है कि काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट, हमें लगता है ये तीनों एक ही हैं, बट ऐसा नहीं है। देयर इज़ अ डिफरेंस। जो काउंसलर्स हैं वो आपकी डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स को डील करते हैं, ठीक है। और जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो साइकोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं। दैट मीन्स कि अगर एज अ काउंसलर मुझे लग रहा है कि किसी में डिप्रेशन के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो मैं उसे रेफ़र करूँगी किसी इंस्टीट्यूट में, और वो वहाँ अपना असेसमेंट करवाएगा थ्रू वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स, और वो उसे सर्टिफाइड करते हैं कि आपको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, या किसी भी तरीके का डिसऑर्डर है। और ये वही कर सकता है जो RCI रजिस्टर्ड है, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है, Okay. ठीक है। काउंसलर्स नॉट नेसेसरी कि रजिस्टर्ड हो RCI से, ठीक है। वाइल जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो मेडिकेशंस जो होती हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं। दैट मीन्स एंटी एंजाइटी मेडिसिन देनी है कि नहीं, एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन देनी है कि नहीं, थेरेपीज भी सजेस्ट करते हैं, लेकिन वो डॉक्टर्स होते हैं। सो साइकेट्रिस्ट प्रॉपर डिग्री लेते हैं इसका, एंड दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री terminologies: counselor, psychologist and psychiatrist. So basically मैंने जो काउंसलिंग फील्ड लिया है और अभी मैं स्कूल में काउंसलिंग करती हूँ, सो मैं डील करती हूँ बेसिकली बच्चों के साथ जो कि चाइल्डहुड से एडोलसेंस स्टेज के बीच में है। सो चाइल्डहुड स्टेज हुई जहाँ पे बच्चे यू कैन से 2 years to 18 years तक, तो एडोलसेंस स्टेज भी आ रहा है और चाइल्डहुड स्टेज भी आ रहा है। तो इनके साथ इनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, या इनके पेरेंट्स के साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं, एकेडमिक इशू में क्या प्रॉब्लम आ रही है, सो ये सारी चीज़ें मैं एज अ काउंसलर डील करती हूँ। ओके। हाँ जी। तो आपके पास जिस एज ग्रुप के लोग आते हैं वो भी आपने बता दिया। एक बार फिर से भी मतलब अच्छे से डिटेल में बता दीजिए। किस-किस एज ग्रुप के लोग आपसे कनेक्ट करते हैं, आपके पास आप लोग डील करते हो? ओके। बेसिकली हम डील करते हैं 5 years से लेकर 18 years तक के बच्चों को, क्योंकि स्कूल में इसी एज तक ही बच्चे आते हैं। ओके, और जो मैं स्पेशल डील करती हूँ वो एडोलसेंट स्टेज से डील करती हूँ। एडोलसेंस। हाँ जी। यानी कि एडोलसेंट स्टेज जो है वो यू कैन से 9 years से लेकर 18-19 years तक है। 18-19 years को हम अर्ली एडल्टहुड स्टेज में भी डाल सकते हैं, ओके, ठीक है। सो इनके अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, और प्रॉब्लम्स आप देखोगे 8-9 साल के बच्चों से भी शुरू होनी आजकल इट्स कॉमन, शुरू होनी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो जैसे प्रॉब्लम्स हो गई कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या फिर बुलिंग इश्यूज हैं, या अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है,
बिहेवियरल इश्यूज हो रहे हैं, इनडिसिप्लिन इश्यूज हो रहे हैं, बैड कंपनीज हो रही हैं, पीयर प्रेशर आ रहा है। आजकल ये सारी चीज़ें आप 8 9 10 साल के बच्चों को भी देखोगे वो इसके साथ डील कर रहे हैं। तो स्कूल्स में ये प्रॉब्लम्स हम डील कर रहे होते हैं बच्चों के साथ। एडolescence, हाँ जी, किशोरावस्था। किशोरावस्था, हम्म, राइट। बेसिकली होता ये है कि एडोलसेंट स्टेज क्या है, जहाँ पर बच्चा एक्चुअली वो ना बच्चा रह गया है और ना ही वो बड़ा है। हम्म, So, हम जनरली कहते हैं ना हम्म, ऐसे वाले बच्चों को, अच्छा तुम इतने बड़े हो गए हो कि हम्म, हर चीज अपनी मर्जी से करोगे, हम्म, और यू से कि छोटे बच्चे हो क्या, तुमसे ये भी काम नहीं होता है। सो वो जो एडोलसेंट स्टेज है, इट इज अ स्टेज वेयर द चाइल्ड इज नो मोर अ चाइल्ड as well as he is not a adult person. So that is a transition phase. वो इन दोनों के बीच का चाइल्डहुड और अडल्टहुड का ट्रांजिशन फेज कहलाता है। ठीक है। सो जो प्यूबर्टल चेंजेस होते हैं वो सारे इसी स्टेज पर होते हैं, हाँ, अडोलसेंट मैं स्टेज पर। इन्हीं चेंजेस के बारे में जानना चाहूंगी, आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताएं। ओके। सो देखिए बेसिकली होता ये है कि यहाँ पे दो तरीके के चेंजेस आते हैं। एक फिजिकल चेंज आ रहा होता है, जहाँ पे ऑल ऑफ सडन आप देखोगे कि लड़के लड़की की जो हाइट है वो बहुत तेजी से इसी हम्म, स्टेज पे फेस पे ग्रो करती है। देन यू विल फाइंड हेयर, फेशियल हेयर्स जो हैं वो ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। देन बच्चों बॉयज की बियर्ड आनी स्टार्ट होने लगती है, वोकल जो होता है उनका वॉइस चेंज आ जाता है, शोल्डर्स जो हैं उनके ब्रॉड होने शुरू हो जाते हैं। गर्ल्स में आप देखोगे फैट एक्यूमुलेशन बढ़ने लगेगा, ब्रेस्ट डेवलपमेंट इसी टाइम पे ज़्यादा हो जाएगा, एंड मेंस्ट्रुएशंस जो हैं ये सब एडोलसेंट स्टेज में ही स्टार्ट होते हैं। एंड बिकॉज ये जो आपका वेरियस फिजिकल चेंजेस ले रहे हैं जगह, उसकी वजह से इनके इमोशंस में भी बहुत बदलाव आता है। ठीक है। दे वांटेड टू डू अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स बट दे कांट डू। फ्रीडम भी चाहिए और फ्रीडम मिल भी नहीं रही है। ठीक है। बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है। जैसे आप चाइल्डहुड स्टेज में जितना फ्री रहते थे अब आप उतने नहीं रह जाते हो। सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ने लगती हैं आपके ऊपर, जिम्मेदारियां आ रही हैं, दबाव आने शुरू हो जाते हैं। तो थोड़ा सा क्या हो जाता है कि इमोशंस में भी फ्लक्चुएशन आने शुरू हो जाते हैं, मूड स्विंग्स यहाँ पे आपको बहुत कॉमन देखने के लिए मिलते हैं। तो ये सारे चेंजेस फिजिकल टर्म्स में आ जाते हैं। देन उसके बाद सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट भी हो रही होती है, एंड बिकॉज मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो रहे हैं आपके, वॉइस बॉयज के अंदर भी काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, तो उसकी वजह से इन्फैचुएशन अट्रैक्शन ये बहुत कॉमन है। एंड बिकॉज टेस्टोरेंस हाई हैं वो भी रिलीज हो रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, अट्रैक्शन रिलेशनशिप इश्यूज ये भी बढ़ने आम बात है। जैसे कि मैम इस स्टेज में काफ़ी चेंजेस आते हैं बॉडी में, तो जी। इससे मेंटल हेल्थ हेल्थ पे भी कुछ फर्क पड़ता है, उस चीज़ को कैसे डील करेंगी? बिल्कुल पड़ता है। देखिए बेसिकली यहाँ पे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चे एडोलसेंट स्टेज में फेस कर रहे होते हैं, इज दैट पहले तो जो सारा अटेंशन है वो खुद की तरफ चला जाता है। हम्म, तो बेसिकली होता ये है, मैं अच्छा दिख रहा हूँ कि नहीं, मैं बुरा दिख रहा हूँ, वो मुझसे बेटर दिखता है। सो एक तो पर्सनल अटेंशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। दैट मीन्स लुक्स को लेके आप बहुत कॉन्शियस हो जाते हो स्टेज में। आपको लगता है कि आ, कुछ भी चीज़ अगर मेरे अंदर खराब है तो वो सबको दिखाई दे रही है, हम्म, चाहे वो किसी को दिख रही है नहीं दिख रही है, या दुनिया देखना चाहती है या नहीं देखना चाहती है, बट स्टिल मुझे लगता है सब मुझे ही देख रहे हैं। हम्म, मेरा एक छोटा सा भी ड्रॉप ऑफ इंक कहीं ड्रेस पे गिरा है तो सब मुझे देख रहे हैं, सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। राइट। ऐसा हम अटेंशन सीकर हो जाते हैं। देन बिकॉज देयर इज अ गैप, जनरेशन गैप है पेरेंट्स के बीच में और बच्चे के बीच में, तो बच्चों को लगता है कि मेरी प्रॉब्लम सिर्फ मेरे दोस्त ही समझ सकते हैं। एंड इट्स वेरी नॉर्मल, ऐसा होगा भी, क्योंकि अगर आप और मैं एक ही एज के हैं तो हम जब एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम को शेयर करेंगे तो आप मेरे प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी उसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो। हम्म, और हमें लगता है कि हमारे पेरेंट्स उस प्रॉब्लम को नहीं समझ पा रहे हैं।
बट इसकी वजह से क्या हो जाता है, कम्युनिकेशन गैप्स इनके बीच में बढ़ने लगते हैं। ठीक है, दे थिंक कि आपको छोड़ के ना, मेरी प्रॉब्लम एक्चुअली आपको समझ में नहीं आ रही है, हो ये रहा है कि हमको ये लगता है एज अ चाइल्ड कि आपको मेरी प्रॉब्लम्स ही समझ नहीं आ रही। सो बेसिकली वो ये नहीं समझते हैं कि पेरेंट्स भी कभी इसी एज से गुजरे हैं और उन्हें भी ये पता है कि ये बहुत पेटी इश्यूज होते थे और जो डील कर जाएगा वही आगे चल के सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को प्रूव करेगा। तो बेसिकली होता ये है कि जनरेशन गैप बढ़ता है और हम पेरेंट्स से कटने लगते हैं और ज़्यादा क्लोज किसके आ जाते हैं, फ्रेंड्स के। सो उस फ्रेंडशिप में जो तीसरा ड्रॉबैक आता है वो आ जाता है कई बार पीयर प्रेशर का। पीयर प्रेशर, पीयर प्रेशर, इसके पीयर, बारे में मैम यस। कुछ बताएं आप। सो पीयर प्रेशर बेसिकली ऐसा हो गया कि मुझे कंपनी चाहिए क्योंकि मैं अब पेरेंट्स के साथ ज्यादा एंजॉय नहीं करता। मुझे अगर बाहर घूमने जाना है तो आई डोंट वांट कि मैं पेरेंट्स के शैडो बन के घूमूं। मुझे अपनी एक खुद की आइडेंटिटी बनाने का वो आ जाता है। यू कैन से दैट मुझे अपनी आइडेंटिटी अलग बनानी है, मुझे अपने पेरेंट्स जैसा नहीं बनना है, कुछ डिफरेंट बनना है। अब उसमें क्या हो जाता है कि हमारे दोस्त कैसे हैं उस चीज का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, जैसे कुछ 2-3 एग्जाम्पल है। अगर आपका फ्रेंड सर्कल बड़ा पढ़ाकू है, आप भी वैसे ही हो जाओगे। ठीक है ना। अगर आपके फ्रेंड्स बहुत इंजॉय करते हैं, आपको लगता है कि ये बहुत हैपनिंग क्राउड है, मुझे इसका पार्ट बनना है, तो वट एवर दे विल से आई विल डू दैट। वाई? क्योंकि मुझे इसका हिस्सा बनना है, इस ग्रुप का हिस्सा बनना है। तो कई बार क्या होता है कि आपके जो पीयर होते हैं, जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, वो कई अनवांटेड डिमांड्स या जिसको आप कह सकते हो कि जो जायज नहीं है, आपके ऊपर कई बार वो थोपने की कोशिश करते हैं। झूठ बोल, बोल तुझे भी ऐसा मोबाइल चाहिए, क्या कहते हैं, हम सब तो ये करते हैं। और आजकल बहुत कॉमन सा ये निकल कर आ गया है कि सीरियसली तेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। वो प्रेशर बनाते हैं बार बार इस बात को बोल बोल के दैट यू डोंट हैव अ बॉयफ्रेंड, यू डोंट हैव अ गर्लफ्रेंड, इज एवरीथिंग नॉर्मल विद यू। अब उसमें क्या हो जाता है, कॉन्शियसनेस जो है मेरी वो थोड़ी सी हिंडर करने लगती है कि मतलब अच्छा ये कॉमन है, मैं मेरा नहीं है, दैट मीन समथिंग इज नॉट नॉर्मल इन मी। तो ये सारी चीजें कहाँ से आ रही होती, पेरेंट्स बोलते हैं नहीं दिस इज नॉट द राइट एज टू डू ऑल दीज थिंग्स, लेकिन फ्रेंड्स कह रहे हैं कि अभी नहीं करोगे तो कब करोगे। तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पीयर प्रेशर वो किस तरीके का आपके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं और आप उस ग्रुप में शामिल होने के लिए किस लेवल तक जा रहे हो, ये दूसरा एक प्रॉब्लम यहाँ पे एस्टैब्लिश हो जाता है। देन ऑब्वियसली आप जब बच्चे होते हो तब आप कुछ और बनना चाहते हो, फिर आप कोई स्ट्रीम लेते हो कि मैं इसमें जाऊंगा, मैं पायलट बनूंगा, फिर वो और चेंज हो रही होती है। लेकिन आप धीरे धीरे क्या होता है, करियर की तरफ सीरियस होना शुरू हो जाते हो। वो एक अलग प्रेशर आपके ऊपर बनना शुरू हो जाता है, कैसा कॉलेज जाना है, क्या जाना है, वो भी एक इनके ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर देता है। देन लाइक आई सेड, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं तो लव स्टोरीज ये सब बहुत अच्छी लगने लगती हैं। रिलेशनशिप में आप इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हो जिसकी वजह से और चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। बट हम ये समझ नहीं पाते हैं कि इस रिलेशनशिप का एंड क्या होना है, और यू कैन से इज कि ये मुझे कहाँ लेके जाएगा। तो कई बार क्या होता है कि आप गलत डिसीजंस ले लेते हो जिसमें बॉयज और गर्ल्स बहुत सारे डिफिकल्टीज में स्टक कर जाते हैं अपने आप को। ये जो भी स्टेज चल रही होती है, जी, इस स्टेज में क्या काउंसलिंग करवाना सही है? इसका क्या रोल होता है लाइफ में? देखिए काउंसलिंग की ज़रूरत तो हर स्टेज में है। ठीक है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो। और अगर आप देखो तो आपका फ्रेंड भी आपको काउंसल कर सकता है, आपका नेबर भी आपको काउंसल कर सकता है। बेसिकली काउंसलिंग क्या है, इज टू गिव द राइट गाइडेंस। ठीक है, सो नाउ द पॉइंट ओवर हियर इज कि अब ये एक प्रोफाइल ही बन गया है काउंसलर। ठीक है, दैट मीन्स कि कोई भी जगह है, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, इनफैक्ट अब तो कंपनीज में भी काउंसलर हायर करना शुरू कर दिया है। ठीक है, सो पॉइंट ये आता है कि
हम सही टाइम पे सही जगह पे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें और उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, रेदर देन कि वो बहुत बड़े लेवल पे कोई मेजर प्रॉब्लम में कन्वर्ट ना हो जाए। यस, बिल्कुल। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप जैसे देखते होगे और हम सबके साथ हुआ है कि हमारे पेरेंट्स कितने भी क्वालिफाइड हों और वो हमें कोई भी सही चीज़ एक्सप्लेन कर रहे होंगे, हमारे टीचर से बेटर एक्सप्लेन कर रहे होंगे, लेकिन मेरे माइंड में होगा कि नहीं, ये मेरे टीचर ने ऐसे ही बताया है, यही सही है, आपको नहीं पता है, मैं ऐसे ही करूँगा। तो उसी तरीके से कई बार क्या होता है कि काउंसलर आपका फ्रेंड भी बन जाता है, काउंसलर आपका गाइड भी बन जाता है, मेंटोर भी बन जाता है, फैसिलिटेटर बन जाता है, जिससे आप अपनी हर बात शेयर करते हो, क्योंकि वो आपको एक्सेप्टेंस दे रहा है, वो आपको जज नहीं कर रहा है। यस, दो चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक चीज ये है कि आप जज नहीं करो। व्हेन यू आर अ काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट, you shouldn't judge the patient or you can say your client. जज करने का मतलब बेसिकली ये हुआ कि मैंने आपसे बोला कि मेरे अंदर ना ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं, तो मैं सोचूं कि उफ, ये कैसा इंसान है। तो इमीडिएटली जजमेंट पे नहीं उतरना है। आई मीन उसकी जगह पे अपने आप को रखो और समझो कि आप वहाँ पे होते तो आप कैसे रिएक्ट करते। ठीक है। देन सेकंड जो पॉइंट है यहाँ पर, उसके जगह से ही आपको सोचना पड़ेगा। आई मीन आपके ऊपर जो प्रॉब्लम बीत रही है उसको यहाँ से बैठ के मुझे सोल्यूशन देना बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन वो सोल्यूशन उसके ऊपर वर्कआउट करेगा क्योंकि मैं नॉर्मल स्टेट में हूँ, वो नॉर्मल स्टेट में नहीं है। तो ये समथिंग यू कैन से ऐसा हो जाएगा जैसे ज्ञान देना, तो ज्ञान तो उसको हर कोई दे रहा है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट ये है कि पहले तो उसे इस लेवल पे लेकर आना है कि तुम जो कह रहे हो उस दर्द को मैं समझ सकता हूँ, उस प्रॉब्लम को मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि अभी तक किसी ने ये बोला ही नहीं कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ। बिकॉज एवरीवन इज सेइंग कि ये कोई प्रॉब्लम है क्या, और अगर ये प्रॉब्लम है तो तुम ऐसे काम कर लो। वो शायद उस पर वर्कआउट कर चुका होगा, ठीक है। तो अब पहले ये बात आ रही है कि अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है, तो वो काउंसलर्स काफी अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। बच्चे के साथ बच्चा बनना है, बड़ों के साथ बड़ा बनना है, फ्रेंड के साथ फ्रेंड बनना है। सो स्कूल लाइफ से ही बहुत इम्पोर्टेंट है अब काउंसलिंग की। आजकल की लाइफ में जैसे स्ट्रेस बहुत हो गया है, वर्कलोड से कह लो, जैसे भी कह लो, तो काउंसलिंग का स्ट्रेस पे, डिप्रेशन पे कितनी हेल्प मिलती है उससे? देखिए, देर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। एक होता है यूस्ट्रेस और एक होता है डिस्ट्रेस। जो यूस्ट्रेस है इट्स गुड फॉर हेल्थ। हम सबकी लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रेस का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास स्ट्रेस नहीं होगा तो आप अपने काम में प्रोफिशिएंसी लाने की कोशिश ही नहीं करोगे, ठीक है ना। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि मुझे कल कोई प्रेजेंटेशन देना है। अब उस प्रेजेंटेशन की एक, अगर मेरे अंदर थोड़ी सी ये नहीं आएगी, ओ मुझे प्रेजेंटेशन देना है, बहुत अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा, तो उसके चक्कर में आप क्या करोगे, आप थोड़े से मेहनत करोगे। और एक होता है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस क्या करता है, बस वो चीज़ों को खराब करता जा रहा है। दैट मीन्स वो कॉन्टिन्यूसली आप पे हावी होता जा रहा है। आज स्ट्रेस था, कल हुआ और बढ़ता गया, और धीरे धीरे उसने आपके हेल्थ पर इम्पैक्ट डालना शुरू कर दिया है, आपके मेंटल स्टेट पे इफेक्ट डालना शुरू कर दिया है। तो ये जो डिस्ट्रेस है वो ज़्यादा हार्मफुल है। ओके। सो अगर आप ये देखो, एंजाइटी भी कुछ लेवल तक ज़रूरी होती है। अगर थोड़ी सी भी एंजाइटी नहीं होगी तो आप अपने काम पर मन नहीं लगाओगे। एंजाइटी इज बेसिकली व्हाट, थोड़ा सा डर होना चाहिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मेरा कल एग्जाम है, अगर मेरे अंदर थोड़ी भी एंजाइटी नहीं होगी तो मैं नहीं पढ़ूंगा। लेकिन एक दूसरी एंजाइटी ये है कि मैंने सब कुछ पढ़ा और मैं इतना एंजाइटी फील कर रहा था पेपर के टाइम पे कि मैं बिल्कुल ब्लैंक आउट हो गया, मुझे पेपर में सब कुछ भूल गया। दिस इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। शिवरिंग आई, मुझे बहुत प्यास लग रही है, मेरे पेट में बटरफ्लाई वाली फीलिंग आ रही है, सो ये एंजाइटी ठीक नहीं है आपके लिए। सो उसी तरीके से स्ट्रेस का भी थोड़ा सा लाइफ में होना ज़रूरी है, बिकॉज स्ट्रेस मोटिवेट करता है आपको कुछ करने के लिए, ठीक है।
लेकिन जब वो डिस्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो आपके मेंटल, फिजिकल और साइकोलॉजिकल हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा। काउंसलिंग में आप कैसे पता करते हैं कि ये ओवर स्ट्रेस है या नॉर्मल स्ट्रेस है, कैसे पता चलता है? एक देखिए बेसिकली ज़्यादातर केसेस में तो क्लाइंट खुद ही आके ये डिस्कस करते हैं कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है, एंड देन वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। बट उससे पहले एक रेपो एस्टैब्लिश करनी बहुत ज़रूरी होती है, या फिर जो आसपास के उनके लोग होते हैं, जैसे पेरेंट्स हो गए या टीचर्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, तो वो आके कभी शेयर कर लेते हैं कि मैम ऐसा प्रॉब्लम है, ये है, बिहेवियर में चेंज आ रहा है। अ, तो उनके रेफरेंस के थ्रू फिर हम धीरे धीरे ऑब्जर्व करते हैं, और ऑब्जर्व करने के बाद फिर उनके साथ बात करना शुरू करते हैं, एंड देन डिपेंड्स अपॉन द स्टेट कि माइनर स्ट्रेस है, क्योंकि कभी कभी होता है कि एग्ज़ाम्स आने वाले होते हैं या आप करियर के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स देने वाले होते हो, तो कॉमन सी बात है, सबको हो जाता है। और इट इज़ कि ये कॉन्टिन्यूसली काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, तो आपको वो एक टाइम ड्यूरेशन देखना पड़ता है कि ये कितने टाइम से फेस कर रहा है किसी भी तरीके का स्ट्रेस, एंड देन डिपेंडिंग अपॉन दैट आप आगे बढ़ते हो। जैसे कि आपने बताया रिलेशनशिप के बारे में, तो रिलेशनशिप का मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ता है? चाहे वो फैमिली का रिलेशन हो, फ्रेंड्स कह लो या कुछ भी, क्या असर पड़ता है इसका मेंटल हेल्थ पे? देखिए, रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें हैं जो बहुत मैटर करती हैं। उसके लिए हम ये नहीं बोल सकते हैं कि वो पैरेंट चाइल्ड है, हस्बैंड वाइफ है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, भाई बहन है। कुछ चीज़ें हैं जो हर रिलेशनशिप में बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बिल्कुल टू वे होनी चाहिए। सिर्फ मैं बोल रही हूँ और तुम्हें सिर्फ सुनना है, ये कम्युनिकेशन नहीं होता है। हमें दोनों तरफ से सुनना पड़ता है, और मैं ही सही हूँ ये भी नहीं हो सकता है। देन सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज ट्रस्ट फैक्टर, ठीक है, एंड देन थर्ड इज रिस्पेक्ट। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो वैसे भी रिलेशनशिप काम नहीं करेगा। नाउ यू कैन नॉट से कि बच्चों को इनकी ज़रूरत नहीं है। बच्चों को भी कम्युनिकेशन चाहिए, उन्हें भी अपनी बात रखनी है, उन्हें भी चाहिए कि आप उन पे ट्रस्ट करो। बिकॉज़ जिस दिन आप ये बोलोगे अपने बच्चों से कि मुझे तो बिल्कुल तुम पे भरोसा नहीं है, तुम क्या करते हो, कहाँ जाते हो, ऑब्वियसली जब भरोसा ही नहीं है तो उनके लिए तो आसान हो जाएगा रूल्स तोड़ना। एंड देन थर्ड इज रिस्पेक्ट, उनको भी चाहिए। और आप ये उन्हें कैसे सिखा सकते हो? आप बार बार ये बोल नहीं सकते हो कि हम बड़े हैं, हमारी इज्जत करो। आपको कई बार एग्जाम्पल सेट करना पड़ता है, प्रूव करना पड़ता है दैट यू शुड रिस्पेक्ट, व्हाई यू शुड रिस्पेक्ट मी। बार बार बोलने से और गलत काम हम करते रहेंगे तो बच्चे भी हमसे यही सीखेंगे, ठीक है। सो ये चीजें अगर लैक करेंगी तो रिलेशनशिप तो खराब होंगे। नाउ व्हाट विल हैपन कि यहाँ रिलेशनशिप खराब होगा जिसके साथ भी, तो अगर ये तीन चीजें कोई और फुलफिल कर रहा है तो आप ऑब्वियसली वहाँ ज्यादा इन्वॉल्व होने लगोगे। सो अगर आप रिलेशनशिप पूछती हैं मुझसे चाइल्ड और पेरेंट के बीच का, तो बेसिकली ये है कि हमें लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमारी सुनते नहीं हैं। ज़्यादातर बच्चे यही बोलेंगे कि पेरेंट्स हमारी सुनते नहीं हैं, हमें समझते नहीं हैं। उन्हें लगता है हमें तो स्ट्रेस हो ही नहीं सकता। वो कहते हैं कि इस उम्र में कोई स्ट्रेस होता है क्या? बट सी, हम भी जब छोटे थे तो हमारा स्ट्रेस भी पूरा पढ़ाई पे था, ठीक है? तो हमें हमारे पेरेंट्स नहीं समझते थे, हम खुद ही उससे डील कर रहे थे, एंड ऑब्वियसली उस टाइम पे हमने भी ज़्यादातर अपनी प्रॉब्लम्स अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर की। तो रिलेशनशिप कहाँ शिफ्ट हो गया? पेरेंट्स से ज़्यादा फ्रेंड्स की तरफ शिफ्ट हो गया। तो रिलेशनशिप शिफ्ट होने की वजह भी यही है। पेरेंट्स को भी फ्रेंड बनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज के टाइम पे। टॉक्सिक रिलेशनशिप पे क्या कहना चाहोगे आप? कैसे डील किया जाएगा इसको? ओके, टॉक्सिक रिलेशनशिप आप किस टर्म में पूछना चाहते हैं? गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ओके, देखिए, फ्रेंड्स, कुछ भी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड। ओके, बेसिकली पहली बात तो ये आती है कि हम टॉक्सिक वर्ड किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो हमें पहले ये समझना ज़रूरी है कि वो रिलेशन जहाँ आपको लग रहा है कि
पाबंदियां बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, घुटन है, फ्रीडम नहीं हो रही है। मेन मेन जो चीज यहाँ पे आ रही है वो वो किसी के साथ भी हो सकता है रिलेशनशिप, वो यस, फैमिली पेरेंट्स के साथ भी हो यस, सकता है, फ्रेंड्स के साथ भी हो सकता है। हाँ जी। देखिए यहाँ पे ना एक वर्ड है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि अथॉरिटेटिव पेरेंट्स कैसे होते हैं, हम्म, तो आपका क्या जवाब होगा? हम्म, अथॉरिटेटिव पेरेंट्स, सो बेसिकली बच्चे बोलते हैं कि वो जो हमें डांटते हैं, ठीक है, तो दिस इज नॉट राइट, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी नहीं डांटोगे तो बच्चा लगाम से बाहर निकल जाएगा, राइट। क्योंकि उसको कहीं ना कहीं आपको सही और गलत हर बार प्यार से शायद नहीं समझाया जा सकता है। सो अथॉरिटेटिव पेरेंट्स कई बार ये हो जाते हैं कि जो हर चीज आपको बताएंगे, वो मुझे आपका दोस्त पसंद नहीं है, वो उसके साथ तुम दोस्ती नहीं करो, ठीक है ना, आप यही सब्जेक्ट लोगे और कुछ नहीं लोगे, ठीक है ना, इसी में करियर है, ठीक है, तुम यही पहनोगे, तुम इतने ही बजे आओगे। लेकिन जो स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होते हैं वो आपके साथ डील कर रहे होते हैं इन अ वे कि नहीं 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 तुम नहीं जाओगे, मम्मी प्लीज जाने दो, ठीक है, लेकिन 9 बजे तक तुम्हें वापस आना होगा, ठीक है। सो जो अथॉरिटेटिव पेरेंट्स हो गए वो कह रहे नहीं, मैंने कहा ना तुम नहीं जाओगे और जैसा मैंने कहा है वैसे ही होगा, वाइल स्ट्रिक्ट पेरेंट्स डील कर रहे हैं आपके साथ, आपको हाँ भी कर रहे हैं लेकिन कुछ पाबंदियां लगा के। तो स्ट्रिक्ट पेरेंट कहीं कहीं पे होना जरूरी बन जाता है टू गाइड योर चाइल्ड। सो व्हाट इज हैपनिंग विद टॉक्सिक रिलेशनशिप इज जहां बिल्कुल ही बच्चे को फ्रीडम नहीं मिल रही है अपनी बात रखने की, अपने मन की करने की, क्योंकि बच्चा बड़ा नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस की तरफ ले जाता है उस बच्चे को। यस, बिकॉज फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं हो रही है उसको, वो क्या चाह रहा है। आप कह रहे हो हम आपको मूवी दिखाने ले जाएंगे, हाँ तो हम आपको शॉपिंग, लेकिन बच्चा है, उसको अपनी कंपनी चाहिए, वो उनके साथ एंजॉय करना चाहता है, तो देयर इज नो हार्म। क्योंकि जहां पाबंदियां बहुत ज्यादा लग जाएंगी वहां वो छुप के काम करने लगेगा, ये एक फितरत है ही, सबकी है। अगर हमें भी किसी चीज के लिए रोका जाएगा तो हम भी शायद छुप कर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्यूरियोसिटी है, करने की चाह एक्चुअली क्या है, वो आपको कहीं ना कुछ गलत तरीके से काम को करने के लिए भी प्रेरित कर सकती है। सो टॉक्सिक रिलेशनशिप में होगा ये फ्रीडम नहीं है, बहुत एक्सप्लेनेशंस हैं, देन राइट और रॉन्ग इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने की बारी नहीं दे रहे हो आप, तो ऑब्वियसली ये किसी भी रिलेशनशिप के लिए हानिकारक है और ऑटोमेटिकली वो टॉक्सिक बन जाता है। तो ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा कि रिलेशनशिप को स्मूथ चलाने के लिए कम्युनिकेशन, रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड देन ट्रस्ट फैक्टर। ये नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली वो टॉक्सिक रिलेशनशिप बन जाएगा। आजकल कई लोग मतलब देखा जाता है समाज में कई लोग काउंसलिंग करवाने से कतराते हैं कि लोग हमें जज करेंगे। तो जी, काउंसलिंग और थेरेपी को लेकर आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो? देखिए बेसिकली ये जो बात आपने कही है वो बिल्कुल सही है, और जैसे ही वर्ड आता है कि तुम काउंसलर के पास चले जाओ, तो पहला ही वर्ड जो लोग बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि पागल है क्या। I mean, there is some psychological disorder which is this person is facing. लेकिन सच्चाई ये है कि काउंसलिंग सिर्फ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए नहीं होती है। काउंसलिंग तो किसी भी तरीके की हो सकती है। लाइक आई सेड, काउंसलर का मतलब सिर्फ प्रोफेशनल के पास जाना ही नहीं है। कभी कभी आपके पेरेंट्स भी बहुत अच्छी काउंसलिंग कर देते हैं, कभी कभी आपके फ्रेंड्स बहुत अच्छी काउंसलिंग कर देते हैं। इवन स्कूलों में कहा जाता है कि टीचर जो है वो सिर्फ टीचर नहीं है, वो मेंटोर, फिलोसोफर, गाइड, काउंसलर, पेरेंट फिगर सब कुछ है। तो कई बार टीचर्स भी क्या कर देते हैं, आपको काउंसल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमें ये लगता है कि काउंसलिंग का मतलब है कि किसी तरीके का डिसऑर्डर ही होने वाला है, ठीक है, तो वो एक स्टिग्मा बन जाता है, काउंसलर के पास क्यों गए थे, ठीक है। सो द पॉइंट इज कि आगे चल के हम किसी तरीके का कोई मेंटल स्ट्रेस, मेंटल इलनेस फेस करें उससे पहले कि सही टाइम पे सही राय लेकर हम अपने हेल्थ के ऊपर, मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान दें। टाइम पे काम कर सके। सो काउंसलिंग तो जरूरी है। ज़रूरी है लाइफ। हाँ जी। मैम, डिप्रेशन क्या है और इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं?
और हम इस चीज़ को कैसे डील कर सकते हैं, इसके बारे में आप कुछ बताओ। देखिए, डिप्रेशन बेसिकली मूड स्विंग्स की वजह से होता है। हुँ, ये एक पूरी एक अपने आप में कैटेगरी है, ठीक है? इसमें अगर आप किसी को आइडेंटिफाई करना चाहते हो कि वो डिप्रेस्ड है, तो मूड स्विंग्स पर ध्यान देना ज़रूरी है। और ऐसा नहीं, क्योंकि देखिए मूड स्विंग तो ऐसे भी हो सकता है ना कि अ, बस आज आप सुबह उठे और बच्चे के साथ बहस हो गई, हुँ, मूड हुँ, खराब हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं है, मूड स्विंग हुआ ना, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये डिप्रेशन डिप्रेस्ड है। है, हाँ। ये होता है लंबे समय के लिए। दैट जैसे कि हैप्पीनेस फील नहीं करना, हुँ, कुछ काम करते करते अचानक रोने लग जाना, अच्छा। ठीक है? इमोशन थोड़े से लेस शो करना, जिस चीज़ को पहले करने में खुशी होती थी उसमें अब इंटरेस्ट नहीं आना, हुँ, हुँ, जो आपकी हॉबीज़ थी, पसंद वाली चीज़ें थी, उन्हें रिजेक्ट करना शुरू कर देना या छोड़ देना, उसमें इंटरेस्ट का नहीं आना, ये सारे मूड स्विंग्स के सिम्पटम्स हैं। सैडनेस बहुत ज़्यादा आपको घेर लेती है, गिल्ट होता है, कोई पास्ट ग्रीफ है जो आपके ऊपर अभी मतलब हावी हो रहे हैं, ये सारे सिम्पटम्स हैं डिप्रेशन के। अ, वो भी आपको ये ऑब्जर्व करना पड़ता है कि कितने टाइम से चला आ रहा है, ओके। ठीक है? तो 1-2 दिन, 3 दिन है, दैट इज़ ओके। हुँ, हुँ, बट अगर ये 1 हफ्ता, 10 दिन, 1 महीना इस तरीके से खिंचता जा रहा है, देन यू नीड टू कंसल्ट। ओके। हाँ जी। एंड डिप्रेशन के भी बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। बेसिकली जो कॉजेज़ हैं, पहले तो जेनेटिक कॉज़ भी हो सकता है। अगर पास्ट हिस्ट्री रही है पेरेंट्स में या ग्रैंड पेरेंट्स में डिप्रेशन की, तो जीन्स का इम्पैक्ट आना पॉसिबिलिटी में हो सकता है। तो जेनेटिक एक रीज़न है इसमें। देन कोई लाइफ का ऐसा इवेंट हुआ है जो बहुत ट्रॉमेटिक रहा है, हुँ, हुँ, उसकी वजह से डिप्रेशन आ सकता है। या यू कैन से सेटबैक आ गया है लाइफ में, वो एक रीज़न हो सकते हैं डिप्रेशन के। अ, तो इवेंट्स बेसिकली काफ़ी इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं। तो डिप्रेशन में भी ये होता है कि जैसे कई बार होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे भी जो बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं या डिलीवरी के बाद बच्चे और माँ के बीच में भी स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है रिलेशनशिप, मतलब वो भी एक डिप्रेशन का फेज बन जाता है। या फिर लाइफ के जो फेलियर्स आप फेस कर रहे हो उसकी वजह से भी डिप्रेशन डिप्रेशन आ हो जाता सकता है। है। तो ये है कि आप कहाँ डील करने में फेल हो गए हो, सो डिप्रेशन कैन टेक प्लेस देयर। कैसे डील करें हम इसको? कैसे हम बाहर निकले इस चीज़ से? कुछ ऐसी चीज़ें आप बताओ। देखिए, डिप्रेशन के केस में ये है कि अगर इनिशियल स्टेज पर है तो आप मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हो, फिजिकल वर्कआउट करिए। बिकॉज देखिए, आपका अगर माइंड थक गया है तो आप फिजिकल वर्कआउट भी नहीं कर पाओगे, फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो। बट आप नोटिस करना कि अगर आप अच्छी रन करके आ रहे हो, फिजिकल वर्कआउट करके आ रहे हो, तो आपका ब्रेन ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, ठीक है? तो ये कनेक्शन है माइंड और फिजिकल एक्टिविटी के बीच में। सो जब भी आप डिप्रेस हो तो बेटर है वर्कआउट पे ध्यान दो थोड़ा सा। ट्राई टू गो क्लोज टू नेचर। सोशलाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट देन डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के सोशल सर्कल पे हो, वो जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे society plays a very important role. Now, when I am saying society, that doesn't mean only your surrounding. Your family is also a part of a society. It's a first society for you. ठीक है? मुझसे एज एन इंडिविजुअल, मैं एक इंडिविजुअल हूँ और मेरे अलावा जो भी मेरे आसपास है वो मेरा समाज है। मेरे माँ बाप भी मेरे समाज है, मेरे भाई बहन भी मेरे समाज हैं। और फिर धीरे धीरे ये थोड़ी सी दूरियां बनती है, लाइक स्कूल हो गया, किस ऑर्गेनाइजेशन पे आप काम करते हो।
तो इन सब का सपोर्ट सिस्टम होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये आपको काफ़ी कुछ डिप्रेशन से उभारने में हेल्प करते हैं। बट अगर ये बहुत एडवांस स्टेज पे पहुंचने लगा है, क्योंकि डिप्रेशन में कई बार सुसाइडल टेंडेंसीज भी क्रिएट होने लगती हैं। आप इतने डिप्रेस्ड हो, लाइफ में खुश नहीं हो, अपने आप को वर्थलेस फील करते हो, तो ऐसे केसेस में कई बार आ जाता है आप सेल्फ हर्ट करना शुरू कर देते हो। दैट मीन्स सुसाइडल थॉट्स जो है वो घर करना शुरू कर देते हैं। तो ये भी एक डिप्रेशन का पार्ट है, यस, ये सुसाइड। भी, क्योंकि मैंने कहा ना, इसमें आपके साथ क्या हो रहा है, आपको जो चीज़ें अच्छी लगती थी वो अब अच्छी लगना बंद हो गई हैं। ठीक है, आप गम में ज़्यादा रहते हो, रोते हो, रिग्रेट्स हैं, गिल्ट हैं। तो ये जब एडवांस स्टेज पे जाने लगते हैं तो फिर आप अपने आप को वर्थलेस समझने लगते हो, एंड देन इट लीड्स टू सुसाइडल टेंडेंसी और थॉट्स। तो अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो फिर आपको साइकेट्रिस्ट को रेफ़र किया जाता है, एंड एक्सट्रीम केसेस में एंटी डिप्रेशन की मेडिसिन्स भी ओके। प्रिस्क्राइब की जाती हैं। बट कभी भी ये खुद नहीं लेनी चाहिए थिंकिंग कि मैं सेल्फ क्योर करूं अपने आप को। सेल्फ क्योर में जो मैंने बताया कि योगा, मेडिटेशन, फिजिकल वर्कआउट, हॉबीज को पिकअप करो, जो आपको करने का शौक था उन्हें फुलफिल करो, तो ये काफ़ी कुछ हद तक आपको डिप्रेशन से बाहर ला कहीं सकते ना हैं। कहीं हम खुद भी उससे निकल सकते हैं बाहर। यस, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में हमें एक बात ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है कि जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है वो सब कुछ मेरे दिमाग में है। ठीक है, सो आप ऐसी कोई दवाई नहीं दे सकते हो। इट इज़ नॉट अ पेन किलर कि मैंने आपको पैरासिटामोल या ब्रूफेन दिया और आपका पेन चला जाएगा। ठीक है, सो ये जितनी भी मेडिसिन होती हैं, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंजाइटी, ये सिर्फ आपके न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को थोड़ी देर के लिए शांत करती हैं। ठीक है, तो तब तक आप काम डाउन हो जाओगे और फिर कोई नया लाइफ में सेटबैक आएगा या वैसी सिचुएशन आ जाएगी तो आपको वो फिर एग्रवेट कर देगी। तो बेसिकली सेल्फ हीलिंग पर हमें खुद काफ़ी काम करना ज़रूरी है। इवन अगर आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स नहीं है तो भी आपको मेडिटेशन, योगा, देन रियल लाइफ फ्रेंड्स के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे सोशल मीडिया पे तो बहुत फ्रेंड्स होते हैं, बट यू नो किसी का हग करके आपको कि नहीं बच्चे सब ठीक हो जाएगा, उसमें जितनी पार होती है उसमें उससे ज़्यादा पार लाइक्स और थम्स अप में नहीं हो सकती है। ठीक है ना? या आपके लिए प्रेयर वाला हाथ जोड़ देना या समथिंग, इट विल नॉट गोना हेल्प यू, क्योंकि उस समय मुझे किसी का मेरे पास होना ज़रूरी है। तो आप वर्चुअल लाइफ से बाहर निकल के रियल फ्रेंड से मिलें, बाहर जाएं। मेन रीज़न एक्चुअली डिप्रेशन का यही है कि मेरे फॉलोअर्स कितने हैं और वो फॉलोअर्स आपके किस टैलेंट पर हैं, पहले तो वो भी हमें जानना बहुत ज़रूरी जैसे है। कि आजकल के यूथ ज़्यादा मतलब गेमिंग की तरफ जा रहे हैं, यस, मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, इससे कितना इफ़ेक्ट हो रहा है उनके माइंड को? देखिए स्क्रीन को आप कितना टाइम देते हो वो आपके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का मेजर रीज़न बन सकता है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि जो हमारे बच्चे हैं वो सही सोर्स को एक्सप्लोर नहीं करते हैं। ठीक है, तो पॉइंट ये आता है कि जब भी आप किसी भी चीज़ को मोबाइल, बिकॉज देखिए टेक्नोलॉजी तो आपके फ़ायदे के लिए बनाई गई है। हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि आज के ज़माने में आप टेक्नोलॉजी को यूज़ ना करें। ठीक है, किसी भी चीज़ का इन्वेंशन बर्बादी के लिए नहीं किया गया है, वो ह्यूमन बीइंग को कंफर्टेबल जोन पे लाने के लिए किया गया, उसके काम को सहूलियत देने के लिए किया गया है। तो आप सही सोर्स पे जाएं, जैसे कि ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाके चीज़ों को चेक करें। ठीक है, रेदर देन गूगल पे रैंडमली सर्च करने के। ठीक है, देन आपको खुद कुछ जगहों पे ये सोचना समझना ज़रूरी है कि मैं एडिक्टेड किस चीज़ के लिए हो रहा हूँ, क्योंकि आजकल प्रॉब्लम सिर्फ ड्रग एडिक्शन की ही, अल्कोहल एडिक्शन की ही नहीं है, मोबाइल एडिक्शन। अभी एक न्यू वर्ड निकल चुका है, नोमोफोबिया। दैट मीन्स मोबाइल एडिक्शन भी एक तरीके का फोबिया बन चुका है कि अगर मेरे आसपास मोबाइल नहीं है, मुझे इसी बात का डर है कि मेरा मोबाइल कहाँ है। हम सुबह उठते हैं और अपना हाथ दूर सबसे तक पहले खींच फ़ोन। के सबसे पहले मोबाइल ढूंढते हैं। आप सोचो साइंटिफिकली कि आपकी आंखों ने जो रेस्ट किया,
ठीक है। और सुबह बिल्कुल एक तेज लाइट से आप उठते ही स्क्रॉल करने लगते हो व्हाट्सएप पे, रात भर में कितनों ने मैसेज किया, तो उसका आपकी आईज पे कितना गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आप अंधेरे से रोशनी में जाते हो और रोशनी से अंधेरे में आते हो, तो आपकी आईज भी एक टाइम लेती हैं अपने आप को एडजस्ट करने के लिए। लेकिन आप उसमें एकदम से स्क्रीन लाइट दोगे तो वो आपकी आईज के लिए भी हानिकारक है। सो यहाँ पे जो मैं बोल रही हूँ कि मेरा मोबाइल मुझे नहीं मिलेगा, आई मीन ताला और चाबी मिले ना मिले, मगर मोबाइल रखा है कि नहीं, और मैं पैनिक हो जाऊं कि मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा, मोबाइल नहीं मिल रहा। सो अब हम इस फोबिया की तरफ जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं नोमोफोबिया। हाँ जी। सो ये है कि हमें सेल्फ असेसमेंट करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। जैसे कि वर्ड्स आजकल आ रहे हैं, मोबाइल फास्टिंग, कि मैं इतनी देर तक मोबाइल को यूज़ नहीं करूँगा। जब मैं पढ़ रहा हूँ या मैं कुछ काम की चीज़ कर रहा हूँ तो अपने मोबाइल को नोटिफिकेशन मोड पे डाल दो, म्यूट कर दो उतनी देर के लिए। अपने डिस्टेंस, हाथ के डिस्टेंस से थोड़ा सा दूर रखो, बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग इज कि बिल्कुल पास में ही मेरा फ़ोन है, तो जैसे ही बीप पड़ेगा ऑब्वियसली मैं उठाऊंगा और चेक करना शुरू करूंगा, एंड देन दो चार यूट्यूब्स भी और देख लूँ, स्क्रॉल करना शुरू कर दूँ, और वो स्क्रॉलिंग आपकी घंटों तक चली जाती है। तो ये थोड़ा-सा हमें अपने ऊपर कंट्रोल करना ज़रूरी है। और हमें एक बात बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर हमें अपना बिहेवियर चेंज करना है, तो सिंपली बाय सेइंग गिव अप ऑन दिस हैबिट, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आपको अपनी एक बुरी आदत छोड़नी है, तो कोई एक अच्छी आदत उसके लिए लगानी पड़ेगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं इसे छोड़ दूँ। अगर आप टी एडिक्टेड हो और आप बोलो कि मैं टी छोड़ दूँ, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि आप 10 दिन 12 दिन तो छोड़ दोगे, 13वें दिन वापस उस चीज़ में आ जाओगे। सो आप धीरे-धीरे आप अपने आप को ग्रीन टी पे शिफ्ट करोगे, फिर आप धीरे-धीरे अपने आप को पानी पे शिफ्ट करोगे, और 3, 4, 5 महीने के बाद शायद ऐसा होगा कि आपको शायद टी की आदत छूट जाए। तो इसी तरीके से होता है कि जब आप बच्चे को कहो कि टीवी नहीं देखना, मोबाइल नहीं देखना, अरे भाई बच्चे के पास तो फ्री टाइम है, तो बच्चा करे क्या? अब ये है, या तो आप फैमिली टाइम साथ में करो या आप बच्चे को बाहर खेलने के लिए भेजो, क्योंकि उसको वो टाइम तो यूटिलाइज करना है। तो आपको बुरी आदत छुड़वाने के लिए कोई अच्छी आदत का भी बंदोबस्त करके रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये तो मैम एज अ काउंसलर, अगर आपको डिप्रेशन होता है तो आप उस चीज को कैसे डील करते हो? होता है, पहली बात तो ये है कि आपको होता है, और सेकंड चीज ये कि आप उस चीज को फिर कैसे डील करते हो? देखिए, काउंसलर तो एक पोस्ट है, ठीक है? एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम ह्यूमन बीइंग हैं, तो हमारे कई बार होता है कि हमारी खुद की गलतियां होती हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ में स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ग्रीफ कुछ भी हो सकता है। कभी-कभी हालात ऐसे होते हैं जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो वो भी आप पे हावी हो जाते हैं। तो बेसिकली ये है कि मैं कुछ अपने लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस क्रिएट करके रखती हूँ, और ये मान के चलती हूँ कि ये जो हो रहा है लाइफ में, ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं होगा, ये जल्दी ठीक हो जाएगा। आई हैव टू टेल माई सेल्फ, ये मुझे ही ठीक करना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल, एंड यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है? और हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है, ये अपने आप को बताना बहुत ज़रूरी है। सो अगर मैं आपको दो वर्ड्स में इसको समझाऊं, तो पॉजिटिव एफर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी लाइफ में। एंड देन यू शुड बी, जो हम आजकल मिस करते हैं वो है ग्रैटिट्यूड। सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर इज कि ग्रैटिट्यूड मीन्स थैंकफुलनेस, ठीक है? यू शुड बी थैंकफुल दैट टुडे इज अ ब्यूटिफुल डे। हम सुबह उठते ही हैं एंड वी आर लाइक, ओ गॉड फिर से ऑफिस जाना है, ओ गॉड फिर से स्कूल जाना है। आई मीन तुम काम कर रहे हो, देयर आर पीपल जो काम ढूंढ रहे हैं और उन्हें काम नहीं मिल रहा है, देयर आर पीपल जो भगवान ने उन्हें इस लायक ही नहीं बना पाया कि वो काम कर सकें, एटलीस्ट आप वो कर रहे हो। सो ग्रैटिट्यूड बहुत ज़रूरी है। whosoever is playing a role in your life, you should be thankful to them। तो जब आप ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें करने लगते हो, तो काफ़ी आपको लगता है कि आप बेटर स्टेज पर हो, ठीक है? एंड देन द लास्ट थिंग व्हाट आई वांटेड टू से इज़ कि कभी कभी बुरे हालात पे खुद पे भी जोक्स मार लेने चाहिए।
और खुद पर ही मारने चाहिए, दूसरों पे तो नहीं। सो वो भी आपको स्ट्रेस रिलीज करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। बट यस, डिप्रेशन के केस में ये है कि आपको थोड़ा-सा सिम्पटम्स आइडेंटिफ़ाई करना अपने लिए भी ज़रूरी हो जाता है कि वो बहुत एग्रावेट सिचुएशन तक पहुँचे। देयर इज़ नो हार्म टू टेक साइकोलॉजिकल हेल्प। आप काउंसलर से मिलें, आप साइकोलॉजिस्ट से मिलें, अ, आप किसी भी ट्रस्टवर्दी इंसान से बात करके अपने प्रॉब्लम को शेयर करें। यहाँ एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें अपनी प्रॉब्लम हर किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए, ठीक है? तो इसीलिए होता है कि कई बार स्ट्रेंजर्स भी आपके दुख को हल्का कर लेते हैं, जो कि आपके रिलेटिव्स नहीं कर पाते हैं, ठीक है? तो थोड़ा-सा सोच समझ के अपने प्रॉब्लम्स को हमें शेयर करनी आनी चाहिए बातें। कई बार ये होता है कि हम बहाव में बह जाते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को हर किसी के साथ शेयर कर देते हैं। 4 दिन के बाद हम ओवरकम करते हैं और फिर हमें रिग्रेट होता है कि ये बातें हमने सबसे क्यों बोल दी। तो अपने प्रॉब्लम्स को पहले खुद एनालाइज़ करना सीखें एंड देन शेयर इट विद राइट पर्सन। ओके मैम, मोबाइल से दूर रखने के लिए आजकल के पेरेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहोगे आप? बेसिकली मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूँगी कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखने के लिए आप उनके साथ खेलें। आप उनको उस तरीके के गेम्स लाके दें जहाँ पर उनका बुद्धि का विकास हो सके, जैसे कि कलरफुल पज़ल्स हो गए, ब्लॉक्स हो गए, इन सारी चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल करें। उन्हें पार्क लेके जाएँ, जहाँ ज़्यादा उनका बच्चों के साथ इंटरैक्शन हो, क्योंकि बच्चा बच्चे को देखकर ही खुश होगा। एंड जो लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आजकल बच्चे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कम रहते हैं। तो वो जितना नाना-नानी, दादा-दादी के बीच में पलेंगे, जितना रिश्तेदारों के बीच में पलेंगे, उनके अंदर रिलेशनशिप का जो इम्पोर्टेंस है वो उतना डेवलप होगा और ये सारी चीज़ें मोबाइल के यूज़ को भी थोड़ा-सा लिमिटेड कर सकती हैं। 100% तो नहीं, बट हाँ, लिमिट कर सकती हैं ये। ओके। हाँ जी। मेरे जैसे भी दोस्त, फैमिली, फ्रेंड्स कोई भी ले लो, अगर मुझे पता चला ये डिप्रेस्ड है, तो मैं उसकी किस तरीके से हेल्प कर सकती हूँ? मुझे थोड़ा-सा इसके बारे में बता दो कि ताकि मैं भी कई लोगों की हेल्प कर पाऊँ। ओके। देखिए, बेसिकली जो मैंने नोटिस किया है वो ये होता है कि हम कई बार सोचते हैं कि किसी का अगर अ, चिड़चिड़ा-सा स्वभाव हो रहा है या कोई छोटी-छोटी सी बातों पे रो दे रहा है, तो कई बार हम सोचते हैं कि उसे अकेला छोड़ दो। अपने आप थोड़ी देर के बाद वो नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ हम थोड़ी गलती कर रहे होते हैं और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही कहा है कि एक आध दिन के लिए ये ठीक है, क्योंकि कुछ जगहों पे मुझे प्राइवेट स्पेस चाहिए, पर्सनल स्पेस चाहिए है। लेकिन अगर आप ये बार-बार नोटिस कर रहे हो कि डिप्रेशन के सिम्पटम्स आ रहे हैं, ये नॉर्मल मूड स्विंग्स नहीं है। नॉर्मल मूड स्विंग्स में उसको प्राइवेसी चाहिए। लेकिन डिप्रेशन में आपको ये बिहेवियर ऑब्जर्व करके, जैसा मैंने कहा, एज़ अ सोसाइटी ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय गुज़ारें और आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश करें, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चनिंग मत करें। तो बेसिकली डायरेक्ट क्वेश्चनिंग में ये हो जाता है कि तुम क्यों परेशान हो? क्या हुआ है? मुझे बताओ, मेरे साथ शेयर करो। हो सकता है वो ये सुन के और फ्रस्ट्रेट हो जाए, ठीक है? हो सकता है कि वो अपनी बात रख नहीं पा रहा है, ठीक है? तो ये इनडायरेक्टली सब ठीक है, अच्छा है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो कहीं घूम कर आते हैं एंड देन यू स्टार्ट टॉकिंग विद दैट पर्सन एंड टाइम टू टाइम उसको उसकी कुछ फेवरेट चीज़ें दो करने के लिए, अ, उसको लाइक आई सेड वर्कआउट्स पे लेके जाओ, ये करना इम्पोर्टेंट है। बट अगर ये सब चीज़ें नहीं काम कर रही हैं, तो फिर आपको उसे साइकोलॉजिस्ट को दिखाना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, इवन अगर वो मना करे तो भी। हाँ जी। मैम, काउंसलिंग को आप एक लाइन में कैसे डिस्क्राइब करेंगे? देखिए, काउंसलिंग इज़ बेसिकली किसी को गाइडेंस देना होता है, ठीक है? सो टू गिव द राइट गाइडेंस इज़ अ काउंसलिंग। ओके, और मैम डिप्रेशन को एक लाइन में डिस्क्राइब करना होगा तो? मेजर मूड स्विंग। ओके। चलिए मैम, आपके साथ एक रैपिड फायर हो जाए।
ओके, तो काउंसलिंग या मेडिटेशन, मेडिटेशन, ऑनलाइन काउंसलिंग या फेस टू फेस काउंसलिंग? फेस टू फेस काउंसलिंग। अच्छा, फेवरेट बुक ऑन मेंटल हेल्थ कोई A lot of authors are there, but मुझे जे शेट्टी की बुक्स काफ़ी अच्छी लगती हैं। ओके, स्ट्रेस को दूर करने का आपका मेथड क्या है? It can be anything, music, workout, favorite movie, time pass with the family. ओके, आपकी बेस्ट एडवाइस जो आपने किसी को दी हो? एडवाइस तो बहुत सारी हैं, बट एट टाइम्स इट इज़ जियो और जीने दो। ओके मैम, माउंटेन और बीचेस फॉर रिलैक्सेशन? डिपेंड्स, बट दिस टाइम बीचेस। ओके, एक लाइफ लेसन जो आप हर क्लाइंट्स को देना चाहते हो? देयर इज़ अ लॉट टू लर्न, लेट द लाइफ गिव दैट अपॉर्चुनिटी। ओके, तो ठीक है मैम, आज के पॉडकास्ट को यहीं पे विराम देते हैं। आपके साथ पॉडकास्ट करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो आपने मच। काफ़ी ऐसी चीज़ें बताई जो लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू।